सोने ने 93,736 रुपए का नया हाई बनाया। हालांकि वहां से देखें तो वहां से तेजी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 1% की तेजी दिख रही है। 92,800 के ऊपर अभी भी सोने का मार्केट यहां पर बना हुआ है। जबरदस्त तेजी है। इस साल की अगर बात करें तो करीब करीब 22 से 23% की तेजी अब तक गोल्ड में आ चुकी है। 7 अप्रैल को 87,000 रुपए के नीचे भी गोल्ड गया था, 87,000 तक भी। वहां से आप देखें तो एक तरफा रैली करीब करीब 7,000 रुपए तक सोना महंगा हो चुका है। कितनी तेजी और है यहां से, यही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ रिसर्च है कमोडिटी के निर्मल बंग के, और साथ ही मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और हमारे साथ साहिल मेहरा भी हैं, डायरेक्टर है जीजेसी के, और जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी भी हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। कुणाल जी, आपसे शुरू करेंगे। गोल्ड में अब कितना रिस्क है? क्या रिस्क ज़्यादा है और जोखिम और कमाई के चांसेस यहाँ पर अब कम हो गए हैं? देखिए, यहाँ से जो गोल्ड में जो भी पॉसिबल 1,000-1,500 रुपए की अपसाइड अगर आती है तो वो प्योरली सेंटिमेंट ड्रिवन है। सेंटिमेंट खराब है फिलहाल, ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो जैसे 90 डेज तक हमने देखा है, ट्रम्प ने जो टैक्स लगाए थे उसके ऊपर 90 डेज का टाइम दिया है सब नेशंस को एक्सेप्ट चाइना को। तो आज नहीं तो 10-15 दिन बाद चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि 150% चाइना पे टैरिफ और 80%, 80-85% यूरोप पे चाइना, सॉरी यूएस पे चाइना लगाता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। बट वी डोंट नो व्हेन दिस विल हैपन, व्हेन देयर विल बी टॉक, व्हेन दे विल। सो फंडामेंटली गोल्ड में जो तेजी जो रीजन से होनी चाहिए वो सब कारण भाव में आ गए हैं। मुझे यहाँ से और जो हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही है तो थोड़ी और तेजी हो सकती है 94,500, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से फटाफट 1,05,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सो तेजी ट्रेडर्स को तेजी करनी चाहिए, और पोजिशनल इन्वेस्टर को ये लेवल पे एंट्री लेने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेवल्स पे आप पोजिशनल अगर ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो इन लेवल्स पे आप एंट्री ना करें। जो डे ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पर अभी भी तेजी का ही ट्रेंड दिख रहा है। आप बताइए मानव, आप लोगों की एनालिसिस क्या कह रही है गोल्ड पर, और यहाँ से कितना बढ़ सकता है? चार्ट देखकर क्या समझ में आ रहा है गोल्ड का सर? जी नमस्ते विश्वमन जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं कुणाल जी से सहमत हूँ इन टर्म्स ऑफ कि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है, फ्रेश बाइंग करनी है तो बिल्कुल ये लेवल थोड़ा और डिप के वेट कर सकते हैं, क्योंकि वोलाटिलिटी इतनी बढ़ गई। अगर आप देखें लास्ट के 10 मिनट ही, ये शो शुरू होने के 10 मिनट पहले अगर देखें तो ऑलमोस्ट $10-20 की हमने फॉल आते हुए देखी, और वहां से फिर वापस प्राइस स्टेबल हो गए। तो वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है डेफिनेटली। तो और थोड़े डिप्स शायद आ सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैं हर बार आपके शो में कहता हूं कि फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। डेफिनेटली टैरिफ का जो रिस्क प्रीमियम था वो बिल्ट इन हो गया है, और शायद अगर रिटेलिएशन आता है तो और बिल्ट इन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अब तक इतने सालों से जो हम फंडामेंटल देख रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव ही है। आप वॉर देख लीजिए, सेंट्रल बैंक बाइंग देख लीजिए, टैरिफ एक नया ऐड हुआ है, ग्लोबल ग्रोथ फियर्स बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन के, इन्फ्लेशन भी बढ़ने के चांसेस है वापस, क्योंकि टैरिफ की वजह से 1-2 महीने के डेटा में शायद आ भी सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी भी तेजी का है। डेफिनेटली डिप बाइंग सजेस्टेड रहेगी। टेक्निकली अगर देखें तो $3,200 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, ये आज का वीकली क्लोजिंग में अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से और अपसाइड हम आते हुए देख सकते हैं। मे बी डोमेस्टिक फ्रंट पे 94,500, 95,000 भी रूल आउट नहीं करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म है तो 90,000 टू 88,500 जो रिसेंट लोज थे, रिसेंट फॉल था, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे बेसिस पे मेरे ख्याल से 90 टू 500 या एक एक बहुत एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाइंग बनती है। 91,000 का स्टॉप लॉस नीचे में लगा के 90 ओके, तो ये इमीडिएट बेसिस पे आपको लग रहा है कि 95,000 तक गोल्ड जा सकता है। और हाल में अगर आप देखें तो ये जून वायदा की अगर आप बात करें तो 7 अप्रैल को ये 87,000 रुपये के नीचे था। वहाँ से देखें तो 7,000 रुपये तक की तेज़ी सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे में इस तरह की तेज़ी आई है। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल में हैं हम, इतनी तेज़ी आई है। हमारे साथ 2 और ज्वेलर भी हैं। अविनाश जी, आप क्या लग रहा है इस
इस तरह की तेजी के बाद ग्राहकों का रिएक्शन क्या है? स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है सर? विश्वमोहन जी, मैं अपने दोनों पहले जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दोस्त हैं, उन दोनों की बात से मैं सहमति लगाता हूं कि टैरिफ के चलते हुए तेजी बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन इज अ वेरी बिग थ्रेट which will lead the gold price on the upper side। और जैसे आपने बोला कि स्टोर्स में गिराकी कैसी है, देखिए स्टोर्स में गिराकी बहुत ही अच्छे से चल रही है। जिसको शादियां सामने है वो सारे लोग अच्छे से बाइंग कर रहे हैं, उनको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। जो इन्वेस्टर्स टाइप के लोग हैं जिनके पास में फ्यूचर में खरीदी करनी है, वो थोड़ा सा रुके हुए हैं। तीसरा एक रूमर जैसा एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 56,000 रुपया हो जाएगा सोना। उस चक्कर में भी काफी लोग अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पर सोने ने जहां कहीं पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिया है, वही करेक्शन दिया है। पिछले 25 साल का अगर से हम रिकॉर्ड देखेंगे तो देयर आर ओनली 2 इयर्स जहां पर कि एक छोटा सा नेगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया है। Always gold has given a positive return of 8 to 10%, which is a very substantial thing। तो उसकी वजह से किसी भी ज्वेलरी बायर को ये होल्ड करके नहीं बैठना चाहिए कि यहाँ पर 56,000 का रेट आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी भी जब फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 56,000 का रेट आज की डेट में कहीं पे भी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट ये है कि जैसे कि कल आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट काटे हैं, उसी तरह से फेडरल बैंक की जो यूएस की जो कट आने वाली है अगले 2025 में 2 और कट्स आने की स्कोप है, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और सारी चीजों को देखता हूं तो मुझे बहुत लंबी मद्दी ये फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन नेगेटिव नहीं रहना है, ये मैं बोल सकता हूं। सतर्क रहें, यहाँ पे निगेटिव ना बनाए गोल्ड मार्केट को लेकर। ये कहा है कि जिस तरह के मॉर्निंग स्टार की उस रिपोर्ट के बाद कि 38% गोल्ड टूट सकता है, उस रिपोर्ट को लेकर इतनी सारी खबरें बनी और उससे सट्टेबाजी होती है उस तरह की खबरों से, और उसका कुछ बेस नहीं है कि उतनी गिरावट आ जाए। हालांकि बाजार है, हमने गोल्ड की हिस्ट्री में 3 ऐसे बड़े करेक्शन देखे भी थे, लेकिन अभी ज़्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में आपको भले ही करेक्शन दिखे। साहिल मेहरा जी, आप भी काफ़ी यहाँ पे डेटा क्रंचिंग करते हैं गोल्ड मार्केट में, आप की एनालिसिस क्या है गोल्ड मार्केट को लेकर? गोल्ड यहां से कितना करेक्ट हो सकता है, कितना नीचे आने की संभावना है, और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आ सकता है वो? नमस्कार विश्वमोहन जी, और मैं बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्ते करता हूं। मेरा आपसे कहना विश्वमोहन जी, आप ये देखेंगे कि हम पूरे एक्साइटेड है। अक्षय तृतीया हमारे सामने है। बीइंग अ ज्वेलर हम लोग काफी एक्साइटेड है, और कस्टमर भी ना, आपने खुद बताया कि 5 दिन में 7 लाख रुपए बढ़ा है, तो एनी छोटा ऐसा भी करेक्शन हेल्दी गिना जाता है कोई भी मार्केट के लॉन्ग टर्म उसके बढ़ने में। तो मैं अगर कुछ करेक्शन आता भी है आने वाले हफ्ते में, तो मैं ये देखूंगा कि रिटेल एंड से कस्टमर बहुत ज्यादा जंप करेगा। अक्षय तृतीया हमारे इधर बहुत कल्चर में बहुत मान्यता है इसकी, अच्छी बाइंग होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंग होती है एज पर द डेज। तो हम तो उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ भी हेल्दी करेक्शन आता है तो कस्टमर के लिए दरवाजे और खुल जाएंगे। कुणाल जी, आपका करेक्शन का सवाल है सर, वहां पे क्या है कि देखिए हेल्दी करेक्शन मैं मान रहा हूँ, कोई ऐसा कोई डीप करेक्शन नहीं मान रहा हूँ। ओके कुणाल जी, एक खबर ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि मार्च में 51 लाख एसआईपी अकाउंट बंद किए गए। ये बड़ा नंबर है, क्या उसका फायदा गोल्ड को मिलेगा या कहीं और शिफ्ट होगा, या लोग इस अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्की एसेट से दूर हो रहे हैं? आई थिंक आई वुड रीड दैट। आई डोंट हैव द, मेरे पास ये डेटा नहीं है, बट मुझे लग रहा है आपने जो लास्ट कहा वही लग रहा है। आज जो विश्व में जो अनसर्टेनिटी आ चुकी है टैरिफ के कारण ग्रोथ को लेके, सो पीपल आर सीन श्रगिंग ऑफ देयर इक्विटी एक्सपोजर्स। सम ऑफ देम आर बाइंग गोल्ड एंड सम ऑफ देम आर जस्ट सिटिंग ऑन कैश। एमपी चीफ एग्जीक्यूटिव का ये बयान था, और उन्होंने इन्फॉर्मिस्ट को ये बयान दिया है कि मार्च में 51 लाख एसआईपी अकाउंट बंद किए गए हैं। हालांकि इस तरह के माहौल में, क्योंकि कोविड के बाद से देखें जो रिकवरी आई थी, तो वो जो नए इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने कभी भी इस तरह की गिरावट, इस तरह के उथल पुथल नहीं देखे थे, और ये भी एक वजह हो सकती है। साहिल मेहरा जी, आप
प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लियर बताया नहीं कि गोल्ड में कितना करेक्शन आ सकता है नीचे, कहां तक वेट करना चाहिए और कब तक? 2 लाख का करेक्शन अगर आया तो आ भी सकता है, और अगर बाई चांस आ जाए तो मैं कहूंगा कि कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम पे जंप करके बाइंग कर ले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर का टारगेट, जहां तक मेरा हिसाब से $4000 आना निश्चित ही लगता है। तो इसलिए कस्टमर को हर डिप बाय करना चाहिए। कस्टमर को डिप पे ये जो वीडियो चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, उस पर नहीं जाके अपना जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा कल्चर बताता है, आगे आने वाली शादियां बताती है, उनको बाइंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए बहुत मैक्स हो गया अगर आता भी है तो। आपको यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। आप कितना मानते हैं अविनाश जी, इस नियर टर्म में कितनी गिरावट सोने में आ सकती है? क्योंकि एक तरफा रैली चल रही है तो किसी भी सिक्योरिटीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो आती है। आपको क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की संभावना है? नीचे में डाउनसाइड का रिस्क कितना है अविनाश जी? Sir, 2950 is a very, very strong support for the gold now. And I don't see gold going down below 2950 in the near future. And in case if it goes down below 2950, it will bounce back very fast because lot of factors around gold वो जो है वो पूरी तरह से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर 2950 से नीचे जाता हुआ लगता है मुझे। बाजार में सर बताइए, अगर रुपए को इन्हीं लेवल के आसपास अगर लेकर चले तो बताइए घरेलू बाजार में कहां तक नीचे आ सकता है अविनाश जी? बाजार के अंदर सर 90,000 89,000 to 90,000 इज माय लो। शुक्रिया अविनाश जी आपका। साहिल मेहरा जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और गोल्ड मार्केट पे आपने अपनी राय रखी और साथ ही फिजिकल मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चांदी की अब बात करेंगे। चांदी में आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है कि शुरुआती कारोबार में तो 1000 रुपये से ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन सोने और चांदी दोनों में वो तेजी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी भाव 92,300 के ऊपर है। 700 रुपये से ज़्यादा की तेजी है। कुणाल जी बताइए, चांदी में क्या करना चाहिए अब? तेजी लग रही है 92,000 के आसपास बाय करो। ऊपर में 94,500 95,000 ट्रेडिंग के लिए से आता हुआ नजर आ रहा है। 90,500 का स्टॉप लॉस रखो। आप बताइए मानव, आप लोगों की कॉल क्या है चांदी पर? और चांदी में एक और चीज, जो मौका मिला था वो फिर से मौका मिलेगा क्या? जो 88-87 के आसपास चांदी गई थी, वापस से नियर टर्म में मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी, अगर हम प्रॉपर चांदी की बात करें तो लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है। कॉपर में भी एक अच्छा रिवर्सल आया है नीचे से 780 के भाव से 90 से भाव से। तो गोल्ड तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो चांदी में एक डबल सपोर्ट है डेफिनेटली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने की जो पेस है इस समय काफी ज्यादा है, तो एक हेज के हिसाब से भी चांदी को देखना चाहिए, क्योंकि चांदी में पेस जो है कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो लॉन्ग टर्म अगर 12 महीने के हिसाब से बात करें तो चांदी में बिल्कुल बाय का बेट ही लेना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है, मेरे ख्याल से अगर हेज बना के चले तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर की स्ट्रैटेजी अभी भी वर्क कर सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे 90 to 800 के आसपास अगर मिलता है तो चांदी को बेच के चले। 91,300 तक लग रहा है, 93,500 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी ओवरऑल सेंटिमेंट जो बन रहे हैं, मेरे ख्याल से चांदी का पेस थोड़ा अभी भी कम है गोल्ड के मुकाबले। तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर का एक स्ट्रैटेजी वर्क करना चाहिए। ओके, बाय गोल्ड और सेल सिल्वर, ये रणनीति के साथ काम करना है, ऐसा मानव को लगता है। आज हल्की नरमी दिख रही थी और वो धीरे धीरे तेजी में बदल गई है। 5,235 के आसपास आ चुका है MCX क्रूड पर। और कल नरमी आई थी, हमने उससे पहले वाले सत्र में देखा था कि एक अच्छी रिकवरी लौटी थी क्रूड में, फिर से वहां से दबाव बना है। क्या लग रहा है क्रूड में, क्या अभी तेजी करना चाहिए या रुकना चाहिए कुणाल जी? ईरान के साथ कल यूएस की बात है, और यूएस से ट्रम्प साहब ने बोला था कि अगर पीस टॉक फेल होती है तो हम ईरान पे बॉम्बार्डिंग करेंगे। तो ये सब न्यूज तेजी की है। आज के दिन तेजी करके जाइए, शायद शाम को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 5,320 5,350 का टारगेट रख के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 5140 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, आप बताइए क्रूड में ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या मानव? जी मेरे ख्याल से लेवल्स के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में 5,100 के ऊपर जब तक है तब तक बाय में रह सकते हैं। ओवरऑल 5,320 5,350 वही टारगेट लग रहे हैं। ऑप्शंस में मेरे ख्याल से 5,250 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 90 रुपए के आसपास चल रहा है। 150 का टारगेट और 65 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस स्ट्रैटेजी के लिए ठीक है।
ओके, मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में आज रिकवरी दिख रही है, तेजी बढ़ती जा रही है। 831 के ऊपर कॉपर आ चुका है, जिंक है 253.50 पे, एल्युमिनियम और लेड में हल्की हल्की तेजी है। कुणाल जी, बेस मेटल्स की तेजी बढ़ेगी क्या और टिकाऊ है अब? चाइना के जो सेंट्रल बैंक से है वो स्टिमुलस देने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत तेजी का रीजन है। मेरी राय में मेटल्स में तेजी होनी चाहिए और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी हो जाएगी। कॉपर 840 तक के लेवल आपको देखने मिलेंगे, एल्यूमिनियम 238, जिंक 260 तक, सो अच्छी तेजी लग रही है। ओके, तो यहाँ से अच्छी रिकवरी लग रही है। कॉपर यहाँ से 840 भी जा सकता है, 260 तक जिंक भी जा सकता है, तो यहाँ पर तेजी के मौके दिख रहे हैं कुणाल जी को। मानव, आपको भी लग रहा है बेस मेटल्स की रिकवरी थोड़ी बढ़ेगी अब यहाँ से? जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स को देखते हुए और दूसरी तरफ अगर कॉपर की बात करें, मैं कहता कॉपर में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, क्योंकि अब तक पिछले सारे रैली में जिंक और एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा बढ़त आई है और कॉपर थोड़ा शांत रहा है। लिए वाले रैली में कॉपर एकदम अग्रेसिव वे में 790 वाला 820 कुछ कम समय में ही हो गया, तो मेरे ख्याल से कॉपर और जिंक में बेट ले सकते हैं बाय में। एल्यूमिनियम अभी भी थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में है, तो एल्यूमिनियम से बेहतर कॉपर और जिंक लग रहा है। मेरे ख्याल से 830-33 का टारगेट आ सकता है कॉपर में। कॉपर और जिंक आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कॉपर आपके लिए यहाँ से टॉपिक निकल कर आ रही है 833 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस, कुणाल जी, यहाँ क्या करना चाहिए? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था, एनजी में क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? मेरी राय में नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, बट लंबी तेजी नहीं है। अभी सीजन खत्म हो गया है, तो इन्वेंट्री बिल्टअप हो रही है, तो तेजी नहीं होगी। बस कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या मारव एनजी में? जी सिमिलर व्यू है मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी। जब तक 315-310 के नीचे है नेचुरल गैस, अभी भी नीचे ही लग रहा है। सप्लाई भी बढ़ती हुई दिख रही है, ओवरऑल वेदर फोरकास्ट भी वार्मर ही होते जा रहे हैं, तो अगेन 309-310 के आसपास अगर आता है तो सेल करके ही काम करना चाहिए। 295 के नीचे का स्टॉप इवेंचुअली मुझे लग रहा है 280 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है जो 280 के लेवल्स को सपोर्ट करती है। चलिए, नॉन एग्री के बाद एग्री की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज जीरे में देखिए, जीरे में आज रिकवरी दिख रही है शुरुआती कारोबार के बाद। अब 24,100 के ऊपर जीरा आ चुका है, अब मामूली तेजी कमजोरी अब बची हुई है। हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? सर, अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी थी, जीरे में जबरदस्त तेजी, वहाँ से अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर है, आगे क्या होगा सर जीरे में? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार जीरे में जैसा मैं देख रहा हूँ, एक्चुअल में राजस्थान की 5 फसल जो आ रही है उसमें काफी पूल आ रही है, तो 5 फसल के अंदर क्वालिटी भी काफी डिफेक्टिव आ रही है, और जो उतर आ रहा था यील्ड की जो प्रॉब्लम पहले अपन गैस कर रहे थे वही प्रॉब्लम अभी आ रही है। यील्ड बहुत कम आ रही है पीछे 5%, उसी का असर जीरे में अपने को देख लग रहा है। अभी भी मेरे को लगता है जीरे में बहुत बड़ी मंदी नहीं, 5-7 रुपए से ज्यादा घटने की जगह नहीं है, और आने वाले समय में अपने को 20 से 25 रुपए का और भी मतलब मेरे को लगता है इस मई महीने के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। ओके, 5-7 रुपए का रिस्क और 20-25 रुपए का आपको यहाँ पे गेन हो सकता है। धनिया में सर बताइए, धनिया क्या लग रहा है? धनिया सुस्त हो गया है पूरी तरह से? जीरे में सर है ना, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं सर। जीरे में जैसे अभी भी एक्सपोर्ट जो रमजान की वजह से रुका हुआ था, अभी मेरे को लगता है एक्सपोर्ट चाइना और गल्फ कंट्रीज वगैरह सभी में जाना बाकी है। अभी 2 दिन से थोड़ा एक्सपोर्ट एक्टिव हुआ है, मेरे को लगता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड अच्छी आएगी, इसलिए जीरे में थोड़ा मेरे को अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है, मंदी कम लगती है। धनिया में सर क्या है, आमदनी का प्रेशर ज्यादा है, पुराना स्टॉक भी थोड़ा है, इसलिए लोग पजल्ड हो रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है इस धनिया में भी 2-3 रुपए से ज्यादा मंदी नहीं है। धीरे धीरे अभी आमदनी अब कम हो जाएगी, उसके बाद में थोड़ा बाजार बीच में रुक जाना चाहिए और धीरे धीरे वापस रिकवरी लगती है सर। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि धनिया और जीरे में क्या दिख रहा है। कुणाल जी और मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, जाते जाते आपको खाने के तेल के मार्केट के बारे में बता दें कि नेपाल से ड्यूटी फ्री खाने के तेल की इंपोर्ट रोकने की मांग इंडस्ट्री की तरफ से की गई है, और IBPA ने कहा है कि नेपाल से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से घरेलू कंपनियों के लिए, यहाँ के रिफाइनर्स के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है, और IBPA ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है।
और साथ ही उन्होंने रिफाइंड तेल AIDC को 5% से बढ़ाकर 10% का करने की भी मांग की है। और साथ ही कहा है कि नाफेड के जरिए अगर इंपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट की जो मात्रा है वो भी अगर सीमित किया जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि नेपाल में उस स्केल पे उत्पादन नहीं होता है जितना वहां से इंपोर्ट होने लगा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि शाम में